तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्केप यानी साइंस की पढ़ाई में। तो दोस्तों, हमने इसके पहले पार्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद नामक चैप्टर को पढ़ा था, यानी कि राष्ट्रवाद को पढ़ा था। यूरोप में राष्ट्रवाद की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा कैसे यूरोप में बदलाव आए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में या इस लेक्चर में हम नेपोलियन के बारे में बात करेंगे, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ। हम नेपोलियन के बारे में आल टू आल जानकारी रखेंगे। तो इसके पहले हम पीछे वाले लेक्चर को कनेक्ट करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो दोस्तों, हमने देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई, लोग गुस्सा हुए, यानी कि लुई 16वां पे। तो उसको क्या किया, गद्दी पर से हटा दिया, यानी कि वहाँ से क्या कर दिए, राजतंत्र को खत्म कर दिए और वहाँ पे एक लोकतंत्र बनाया गया। लोग क्या किए, वहाँ पे राजतंत्र को खत्म कर दिए और लोगों द्वारा एक वहाँ पे लोकतंत्र बनाया गया। तो दोस्तों, जब लोकतंत्र बनाया गया तो वहाँ का जो लोकतंत्र था वो कुछ ठीक नहीं था। वहाँ के लोकतंत्र में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी। वहाँ के लोकतंत्र में क्या गड़बड़ियाँ थी दोस्तों, तो जो अमीर लोग थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार था ही नहीं। जो गरीब था उसे वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि उसमें उस लोकतंत्र में भी अमीर लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी और जो गरीब थे उन लोगों को नहीं मिलती थी। तो दोस्तों, अब पढ़ेंगे नेपोलियन का उदय 1804 से 1815, यानी कि नेपोलियन का उदय कब हुआ और कैसे हुआ, नेपोलियन ने अपने आप को कैसे आगे किया। तो दोस्तों, नेपोलियन का उदय 1804 से 1815, यानी कि नेपोलियन 1804 में राजा बना और 1815 में वाटरलू के मैदान में वो हार गया। दोस्तों, नेपोलियन का उदय यानी कि नेपोलियन राजतंत्र क्या हुआ, वहाँ पे फिर से स्थापित किया। यानी कि पहले तो वहाँ पे फ्रांस में लोकतंत्र लागू हुआ लुई 16वां को मारकर। तो दोस्तों, जब लोकतंत्र लागू हुआ तो वहाँ का लोकतंत्र कुछ अच्छा नहीं था। अब मैंने इसकी चर्चा कर दी थी, अभी की है, तो अच्छा नहीं था क्योंकि वहाँ पे जो अमीर लोग थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था और उन्हीं की चलती थी, फिर से गरीब जो थे वो सताए जाने लगे थे। यानी कि नेपोलियन जो था उसका उदय 1804 में हुआ क्योंकि वहाँ का लोकतंत्र मजबूत नहीं था और जो नेपोलियन था उस लोकतंत्र को तोड़ दिया, यानी कि उसको खत्म कर दिया और फिर लोकतंत्र को तहस नहस करके नेपोलियन आया। तो जो जब नेपोलियन आया तो उसने बहुत सारी प्रशासनिक तौर पर बदलाव किए और बहुत सारे अच्छे बदलाव किए। तो लोग नेपोलियन को क्या करने लगे, लाइक करने लगे, यानी लोकतंत्र से भरोसा उठ के फिर से राजतंत्र में आ गया। यानी नेपोलियन ने ऐसी ऐसी सुविधाएं दी लोगों को कि नेपोलियन को की वृद्धि हुई। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नेपोलियन ने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए थे। उस प्रशासनिक सुधार को नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है कि नेपोलियन संहिता में नेपोलियन ने क्या क्या कार्य किए थे, उसी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेपोलियन संहिता के बारे में कि नेपोलियन संहिता में नेपोलियन ने क्या क्या किया था। तो उसमें जन्म से मिलने वाले जो अमीर लोग थे उनको जन्म से मिलने वाले जो अधिकार थे, यानी जन्मजात अधिकार था, उसको खत्म कर दिया, यानी जन्म से मिलने वाले विशेष अधिकार को खत्म कर दिया। ये पहला और अच्छा काम किया था इसने। और जो सबको समान अधिकार दिया, यानी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, सब एक समान है, यानी कि पूरे जो समाज के लोग हैं सब एक समान है, यानी सबको एक समान अधिकार दिया। और इस कोड में सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अब दोस्तों, हम जानते हैं सामंती व्यवस्था क्या होती है। सामंती व्यवस्था यानी कि जब राजे जो होते थे वो सामंतियों को लगाए हुए थे कि जो खेती हो रही है, जमींदारों को जो खेती हो रही है उनसे, जो किसान है उनसे कर लेके वो राजा को कर देते थे। तो नेपोलियन समझ चुका था कि जो सामंती होते हैं वो बीच में बहुत ज़्यादा पैसा खत्म कर देते हैं या खा लेते हैं या चोरी कर लेते हैं, इसलिए उसने सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर दिया, डायरेक्ट टैक्स कर दिया। वो जो लोग किसान होंगे वो डायरेक्ट राजा को टैक्स देंगे। तो दोस्तों, जो लोग थे जो मतलब राजा को टैक्स देंगे, तो इसमें भी क्या हुआ, कुछ कर माफ़ कर दिए गए, यानी नेपोलियन ने कुछ करों में छूट दी, थोड़े से लोग किसान राहत में हुए। तो दोस्तों, ये सब नेपोलियन के कोड में आते हैं, सब सामंती व्यवस्था खत्म कर दिया। और एक शिल्प मंडलियाँ थी, शिल्प मंडलियों को भी चालू कर दिया, उन पे जो प्रतिबंध लगे थे उसको हटा दिया। यानी कि फ्रांस में किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, छोटे छोटे अखबार पारित करने का अधिकार नहीं था, उसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और ये फ्रांस का था, इसका जन्म अजासियो में हुआ था। दोस्तों, अजासियो कोर्सिका द्वीप समूह के अजासियो में हुआ था। दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये आपको बुक में नहीं दिया होगा लेकिन आप इसे नोट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब इस सिविल कोड के बारे में आपने जान लिया कि सिविल कोड 1804 में लागू हुआ। इसमें सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, सबको एक समान अधिकार दिए गए थे और क्या सबको एक समान अधिकार दिए गए थे और कोई भी विशेष नहीं था, यानी सब समान थे और जन्म से मिलने वाले विशेष अधिकार को
इसने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, यानी कुलीन वर्ग के लोगों के अधिकार को खत्म कर दिया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जनता की प्रतिक्रिया। जनता की प्रतिक्रिया क्या दोस्तों, जनता की प्रतिक्रिया क्या थी, जनता क्या चाहती थी, यानी सिविल कोड लागू होने के बाद जनता की प्रतिक्रिया कैसी, जनता संतुष्ट थी उस नीति से या नहीं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सिविल कोड 1804 में लागू हुआ और जनता की प्रतिक्रिया यानी जो फ्रांस की जनता थी, जो फ्रांस के लोग थे, वो इसकी सिविल कोड से क्या थे, बहुत खुश थे, वो सिविल कोड से बहुत ज़्यादा खुश थे। इसलिए क्योंकि वो लोग जानते थे कि जब एक मुद्रा का और एक व्यवसाय का प्रयोग होगा, यानी कि एक समान सबको अधिकार रहेंगे, तो सबको व्यापार करने का समान अधिकार होगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो उसमें तृतीय स्टेट में जो छोटे लोग थे उनको अच्छा लगा, यानी नेपोलियन का ये निर्णय अच्छा लगा, क्योंकि अमीर लोग बहुत कम थे और गरीब लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए आमतौर पर लोग इस नियम से, इस कोड से खुश थे। यानी कि किसानों के जरिए भी एक खुशी की बात थी और छात्रों के जरिए भी एक खुशी की बात थी, यानी जनता की प्रतिक्रिया भी इसके प्रति अनुकूल थी। अब बात करते हैं कि फ्रांस जिन इलाकों पर राज किया था, यानी कि फ्रांस की सेना जब जैकोबिन क्लब्स के द्वारा अनेक जैसे इटली, जर्मनी, बेल्जियम, हालैंड में पहुंची थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रिया थी, वहाँ पे कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं थी। यानी कि वहाँ के लोग इस जो कोड था इसको सीरियस नहीं लेते, यानी कि उन लोगों के हिसाब से सही था, सही भी नहीं था। कुछ लोग कुछ लोग इसको सही मानते थे, कुछ लोग इसको गलत मानते थे, यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया थी। दोस्तों हम बात कर चुके हैं जनता की प्रतिक्रिया के बारे में, इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। जनता की प्रतिक्रिया से अभिप्राय यह है कि जो सिविल कोड लागू हुआ था, जो नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता में लागू किया था, उस कोड से लोग संतुष्ट थे या नहीं। तो आमतौर पर जो गरीब लोग थे उस कोड से संतुष्ट थे। आप खुद उस कोड को पढ़कर जान सकते हैं कि उससे लोग संतुष्ट होंगे। आपको मैंने बताया कि उसमें जो आमतौर से जो लोग थे उसमें सबको समान अधिकार दे दिया था, यानी सब समान अधिकार था सबके पास, तो सब समान व्यवहार कर सकते हैं, सब समान तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए सब खुश थे। लेकिन जिसमें फ्रांस राज किया था, अन्य राज्यों पे जो फ्रांस राज किया था, अन्य देशों पे जब फ्रांस राज किया था, वहाँ पे भी इसी नियम को लागू किया गया, तो वहाँ में मिली जुली प्रतिक्रिया थी। यानी कि वहाँ कुछ लोग इसको पसंद किए थे, कुछ लोग नहीं पसंद करते थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रांति के पहले की स्थिति, कि क्रांति के पहले इसकी क्या स्थिति थी। क्रांति के पहले यूरोप, मतलब यूरोप में यानी कि फ्रांस में की क्या स्थिति थी। तो यूरोप में छोटे छोटे प्रांतों और सूबों में बटे हुए थे, और वहाँ पे क्या होता था, राजा रहते थे, सामंती रहते थे, जमींदार रहते थे, वही राज करते थे। पहले हम लोग भारत में भी ऐसा ही था दोस्तों, इसीलिए हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं। भारत में हम लोग के वो मगध का नाम सुने होंगे, यानी जब जो सीरियल देखते हो चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें दिखाता है यानी कि बहुत छोटे छोटे सूबों प्रांतों में बटा हुआ था। तो वो यूरोप का क्या था, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यानी कुछ कुछ फेमस थे, जैसे फ्रांस फेमस था, इटली फेमस थी, जर्मनी फेमस था, क्योंकि जर्मनी में तानाशाह हिटलर ने राज किया था, इसलिए वो फेमस था। यानी कुछ कुछ प्रांत क्या थे, यूरोप में फेमस थे, उन्हीं के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप कंटिनेंट यानी पूरे यूरोप महाद्वीप में फैली। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे चार टॉपिक। इन चार टॉपिकों पे हमने आज बात किया। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद से मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूँगा, आप उसे कॉपी में नोट कर लेंगे, और इसी जितना चीज़ बताया इसी में से सब क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको उस क्वेश्चंस को मतलब लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। सो दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि आप सही से सही इस क्वेश्चन को लिखें और इस रूटीन को फॉलो करें, और जैसे जैसे एपिसोड आता जाएगा तो वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए। तो दोस्तों बात करते हैं नेपोलियन का उदय। नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है नेपोलियन का उदय, उधर मैंने आपको बताया कि उसने लोकतंत्र को हटाकर, ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, लोकतंत्र को हटाकर क्या किया, राजतंत्र को फिर से स्थापित किया। सिविल कोड इसने लागू किया जो कि काफ़ी अच्छा था, नेपोलियन संहिता इसने लागू किया, और जनता की प्रतिक्रिया इसके प्रति, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया, फ्रांस के लोगों की प्रतिक्रिया सही थी, और जहाँ पे ये राज करते थे लोग वहाँ पे प्रतिक्रिया मिलीजुली थी, यानी कुछ अच्छी थी कुछ अच्छी नहीं थी। अब क्रांति के पहले की स्थिति, क्रांति के पहले की स्थिति, यूरोप छोटे छोटे सूबों प्रांतों में बटा हुआ था, जहाँ पे छोटे छोटे राज करते थे और वो अपने हिसाब से देश को चलाते थे। पहले वहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं था, लोग राजा से प्रेम करते थे, देश से प्रेम नहीं करते थे। दोस्तों चैप्टर का मतलब, चैप्टर आपको यही समझाना चाहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप के लोग, जो यूरोप महाद्वीप के लोग हैं, उन लोगों के मन में कब से देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम जागा, यानी राजा को कब से लोग हटाना चाहते थे। तो दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आपको क्वेश्चंस बोल देता हूँ। तो दोस्तों
क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, वो आपके लिए क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, उस क्वेश्चंस को बोल देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चंस नोट कीजिए आप। क्वेश्चंस, नेपोलियन कितने समय के लिए फ्रांस का राजा बना? आप देख सकते हैं कितने समय के लिए फ्रांस का राजा बना। आप ईयर निकाल लीजिएगा, इतने तो आप चढ़ा के घटा के निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी बदलाव किए? जो नेपोलियन था वो प्रशासनिक तौर पे क्या क्या बदलाव किया, आपको मैंने भी बताया कि उसने क्या क्या बदलाव किया। उस सिविल कोड के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर इसमें दिया है कि नेपोलियन कोड की विवेचना करें, नेपोलियन कोड की विवेचना करें दोस्तों। और एक अंतिम प्रश्न, यूरोप में क्रांति के पहले क्या स्थिति थी? मतलब यूरोप में क्रांति के पहले क्या स्थिति थी? नेपोलियन ने किसानों की स्थिति में क्या सुधार किए? इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। और दोस्तों इतनी क्वेश्चन लिखने के बाद आपकी कोई भी टॉपिक, पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, क्योंकि इसी टॉपिक में जितने मैं पढ़ाया हूँ उसी में से सारे प्रश्न बोला हूँ। ये प्रश्न मैंने आपके लिए चुनकर बनाए थे। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय। आपका प्यार और आपका सपोर्ट से एसकेपी चल रहा है और आगे भी चलेगा। सो दोस्तों बाय बाय।